हेलो मेरे दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th का एक पोयम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये पोयम नंबर 1 है। पोयम नंबर 1 का पार्ट 1 है। ये आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट में से ली गई है और इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए इस पोयम को पढ़ना शुरू करते हैं। आइए इस चैप्टर की कुछ हाइलाइट्स पढ़ते हैं और जानते हैं कि पोयम में क्या बताया गया है। इट इज़ अ हाईली सिंबॉलिक पोयम। ये जो पोयम है, इस पोयम में सिंबल्स यूज करे गए हैं। इस पोयम में बताने के लिए सिंबल्स यूज करे गए हैं। अब पोइट कहते हैं कि वो स्टैंडिंग खड़े हुए हैं, नीचे एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं। इट इज़ वेरी कोल्ड और बहुत ठंड का मौसम है, बहुत ठंड हो रही है। एंड स्नो इज फॉलिंग और बर्फ जो है गिर रही है, जैसा कि आप पीछे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फ गिर रही है। A crow is sitting on one of the branches of the tree। और एक कौवा जो है पेड़ की एक ब्रांच पे बैठा हुआ है। पोइट फील्स दैट, पोइट को लगता है कि इट हैज सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे। पोइट को लगता है कि उसका बचा हुआ दिन सेव हो चुका है। तो क्या इस क्रो ने पोइट का दिन सेव कर लिया है? ये बात हम जानते हैं इस पोयम में, और इस पोयम को आगे पढ़ते हैं डिटेल में। और यहाँ पर आपकी ये पोएम लिखी हुई है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। यहाँ पर हमने पोयम पढ़ ली है, और अब इस पोयम का क्या मीनिंग है, पोइट ने इस पोयम में क्या बताना चाहा है, उसको हम अपने सिंपल वर्ड्स में पढ़ के समझते हैं। यहाँ पर पोइट बता रहे हैं कि पोइट खड़े हुए हैं एक हेमलॉक ट्री के नीचे। यहाँ पर हमने हेमलॉक ट्री भी बनाया है। पोइट इज स्टैंडिंग बीनीथ अ हेमलॉक ट्री। बीनीथ का मतलब नीचे। इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है। एंड स्नो इज फॉलिंग और बर्फ गिर रही है। अ क्रो इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। और एक कौवा बैठा हुआ है ब्रांच पे, एक पेड़ की ब्रांच पे। कौन सा पेड़ है? हेमलॉक है यहाँ पर पेड़। इट्स विंग्स गेट कवर्ड, और जो कौवे के पर हैं वो कवर हो गए हैं विद फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो के पार्टिकल से उसके जो विंग्स हैं वो कवर हो गए हैं। द क्रो शेक्स इट सेल्फ एंड स्नो फॉल्स ऑन द पोइट। और अब क्या होता है, कौवा अपने आप को शेक करता है, हिलाता है, और उसके ऊपर जो बर्फ गिर रही थी, जम चुकी थी उसके ऊपर आके, वो बर्फ गिर जाती है पोइट के ऊपर। दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग्स अबाउट अ सडन चेंज। और ऐसा इंसिडेंट होने से पोइट के अंदर अचानक से एक चेंज आता है। पोइट के माइंड में एक चेंज आता है। ही फील्स, पोइट को लगता है दैट इट हैज सेव द रेस्ट ऑफ हिज डे। पोइट को लगता है कि उसका जो बचा हुआ दिन है वो सेव हो चुका है, वो बर्बाद नहीं होगा अब। नाउ ही वॉन्ट लेट हिज डे बी वेस्टेड बिकॉज द स्नो इज फॉलिंग। पोइट को अब ये लगता है कि सिर्फ बर्फ गिरने की वजह से उसका दिन जो बर्बाद हो रहा था, अब वो दिन बर्बाद नहीं होगा। लाइक द क्रो, ही टू विल शेक ऑफ हिज इनर्शिया एंड गो अबाउट हिज बिजनेस एज यूजुअल। जैसे कौवे ने अपने ऊपर जमी हुई बर्फ को हिला के गिरा दिया, वैसे ही पोइट भी अपने ऊपर जमी हुई बर्फ को, अपनी इनर्शिया को हिलाएगा, और जो उसका डेली का काम होगा वो करने निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें पोएट ने बताया कि पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं, और उस बर्फ गिर रही है। हेमलॉक ट्री की एक ब्रांच पे कौवा आके बैठता है, कौवे के ऊपर बर्फ गिरती है। कौवा अपनी बर्फ को शेक करके पोएट के ऊपर गिरा देता है, और पोएट को लगता है कि उसका जो दिन है वो बच गया है, सेव हो चुका है उसका बाकी बचा हुआ दिन। क्योंकि पोएट शायद हेमलॉक ट्री के नीचे ही खड़ा होकर अपना पूरा दिन वेस्ट कर देता, लेकिन अब पोएट को लगता है कि वो अपने ऊपर जमी हुई बर्फ को हिलाएगा, और जो उसको दिन में काम करना है वो काम करने निकल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स यूज हुए हैं। हमने ये पोएम जब स्टार्ट करी थी हमने पढ़ा था कि पोएट ने यहाँ पे सिंबल्स यूज करे हैं। सिंबल्स यूज करके कुछ बताना चाहा पोएट ने, और वो सिंबल्स हैं, यहाँ पर पोएट ने यूज करा है एक हेमलॉक ट्री, उसने यूज करा है स्नो, और उसने यूज करा है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। क्रो को उसने यूज करा है पोइट ने। और यहाँ पर ऐसे ही सिंबल्स को यूज करके पोइट ने कुछ बताना चाहा है। तो जानते हैं अब हम कि पोइट ने क्या बताना चाहा है।
यहाँ पर इस पोएम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए थे, ये पढ़ते हैं अब हम। द पोइट हैज यूज द हेमलॉक ट्री, द क्रो, द डस्ट ऑफ स्नो, द क्रोज शेकिंग ऑफ स्नो फ्रॉम हिज विंग्स एज सिंबल्स ओनली। पोइट ने यहाँ पर हेमलॉक ट्री को, क्रो को, डस्ट ऑफ स्नो को और द क्रो शेकिंग ऑफ स्नो फ्रॉम हिज विंग्स को सिंबल्स के तौर पर यूज करा है। और क्या बताना चाहा है इस सिंबल से, जो हेमलॉक ट्री है उससे पोइट ने बताया है द हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री। जो हेमलॉक होता है वो एक पॉइजनस ट्री है। इट हैज बीन यूज्ड हेयर एज अ सिंबल, और इसको यहाँ पर सिंबल के तौर पे यूज करा गया है ऑफ द पोइट्स सैड माइंड। पोइट के सैड माइंड की तरह यहाँ पे हेमलॉक ट्री को बताया गया है। दैट कैन बी नो लेस देन अ पॉइजन फॉर अ बॉडी। यहाँ पर यह बताया गया है कि पोइट का जो सैड माइंड है वो पोइट एक हेमलॉक ट्री की तरह है। जैसे कि पोइट एक हेमलॉक ट्री, एक पॉइजनस ट्री के नीचे खड़ा हुआ है, ऐसे ही अगर किसी का माइंड पॉइजनस हो चुका है तो वो भी बिल्कुल पोइट की सिचुएशन में है कि वो भी एक पॉइजनस थिंग के नीचे खड़ा हुआ है। हमारा माइंड पॉइजनस नहीं होना चाहिए, पोइट हमें ये कहना चाहते हैं। और सेकंड पॉइंट यूज करा गया है यहाँ पे द क्रो। द क्रो इज ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ इल ओमेन। जो क्रो है, जो कौवा होता है, वो आम तौर पर इल ओमेन समझा जाता है। इल ओमेन का मतलब होता है समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी साइन ऑफ अ बैड हैपनिंग इन द फ्यूचर, मतलब कि अपशगुन। यहाँ पर जो क्रो होता है, क्रो को नॉर्मली ऐसा समझा जाता है कि कुछ अपशगुन होने वाला है। अगर कोई कौवे को देख लेता है तो ऐसा सोचता है। The poet has used it as a symbol of sad thoughts that had settled on his minds. पोइट ने क्रो को यहाँ पे सैड थॉट्स की तरह यूज करा है, जो कि पोइट के माइंड के ऊपर आके बैठ गए हैं। पोएट ने यहाँ पे बताया ना, जो हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर एक क्रो आके बैठ गया है। तो ऐसे ही पोएट के माइंड के ऊपर भी अगर सैड थॉट्स आएंगे तो वो भी बिल्कुल सेम सिचुएशन ही होगी। अगर हमारा माइंड पॉइजनस होगा तो उसके ऊपर सैड थॉट्स ही आकर बैठेंगे, जैसे कि एक हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा ही आके बैठा, जस्ट एज द क्रो हैड सेटल्ड ऑन द हेमलॉक ट्री। अब सेकंड के नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम पढ़ते हैं द डस्ट ऑफ स्नो। अब जो नेक्स्ट सिंबल है डस्ट ऑफ स्नो, उससे क्या पोइट ने हमें बताया है। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सोरो दैट हैड सेटल्ड ऑन द पोइट्स हार्ट। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो दुख है, जो दुख पोइट के हार्ट के अंदर आके बैठ गया है। द डस्ट ऑफ स्नो हैड that has settled on the crow is a symbol of lack of interest that the poet's sad thoughts have brought about him। और यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो को पोएट ने ऐसा बताया है कि जैसे कि ट्री के ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर आके कौन बैठा है, एक क्रो आके बैठा है और क्रो के ऊपर बर्फ जम गई है। ऐसे ही एक पॉइजनस माइंड के ऊपर सैड थॉट्स आएंगे, और अगर हमारे पॉइजनस माइंड होगा, सैड थॉट्स आएंगे, तो हमारे हार्ट के अंदर जो होगा वो सौरो, दुख ही आके बैठेगा, दुख ही आके घर बनाएगा। तो पोइट ने डस्ट ऑफ स्नो से ये बताना चाहा है। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक सौरो है जो सेटल हो गई है, बैठ गई है पोइट के हार्ट के अंदर। दुख है पोइट के हार्ट के अंदर आके बैठ चुका है। और डस्ट ऑफ स्नो दैट हैज सेटल्ड ऑन द क्रो, ये जो लाइन लिखी है, जो डस्ट ऑफ स्नो जो क्रो के ऊपर आके सेटल हुई है, वो एक सिंबल है। और ये सिंबल हमें बताता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कुछ ना करने की इच्छा, जो पोइट के सैड थॉट्स की वजह से उसके अंदर आ चुकी है। अब फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं द क्रोज शेकिंग ऑफ स्नो। द क्रो शेकिंग ऑफ स्नो इज अ सिंबल। और क्रो जो अपनी स्नो को शेक ऑफ, हिला रहा है, वो एक सिंबल है। किस चीज का सिंबल है? न्यू अवेकनिंग दैट कम्स इन द पोइट माइंड। क्योंकि पोइट के माइंड में अब एकदम से न्यू अवेकनिंग, एक नई बात आई है। वो बात ये है कि इट एंड्स ऑल हिज रिग्रेट। अब उस पोइट सोचता है कि उसकी जितना भी रिग्रेट है, जितना की भी पछतावा है, रिग्रेट का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ सैडनेस अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज। मतलब कि पछतावा, पोइट को जो पछतावा हो रहा था अब वो पोइट को नहीं रहा है। एंड सेव्स हिज माइंड फ्रॉम एनी फर्दर डिजेक्शन, मीन्स डिप्रेशन।
पोइट जो है डिप्रेशन में जा रहा था। सिर्फ डस्ट ऑफ स्नो, सैड थॉट्स की वजह से वो कुछ काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब पोइट सोचता है कि मैं कुछ बुरा नहीं सोचूंगा और जो मुझे डेली के काम करने होंगे वो मैं काम करने निकल जाऊंगा। यहाँ पर हमें पोएट ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारा माइंड जो है पॉइजनस होगा तो हमारे माइंड के ऊपर सैड थॉट्स आएंगे और सैड थॉट्स की वजह से हमारे दिल में सौरो दुख बैठेगा और फिर हम कुछ अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे। और पोएट ने इन सब बातों को बताने के लिए सिंबल्स का यूज करा। वो सिंबल्स है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को हमारे माइंड से कंपेयर करा गया है और माइंड के ऊपर पॉइजनस माइंड के ऊपर जो है पॉइजनस थॉट्स आके बैठेंगे तो पॉइजनस थॉट्स को क्रो से कंपेयर करा गया है। और क्रो के ऊपर जो डस्ट आके जमी है, स्नो की जो डस्ट आके जमी है, उसको बताया है कि हमारे हार्ट में जो सौरो आके जमेगी इन सब वजह से, वो क्रो की तरह, क्रो के ऊपर जो डस्ट है उससे कंपेयर करा गया है। और क्रो ने जो अपने ऊपर से बर्फ को शेक ऑफ करा है, तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि हम भी अपने ऊपर से शेक ऑफ कर लें नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव सोच को हम निकाल के फेंक दें और पॉजिटिव थिंकिंग रख के अपने सारे काम करा करें। आइए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? A dust of snow is fine particles of snow. Dust of snow छोटे छोटे particles हैं स्नो के that settle like dust, जो बिल्कुल डस्ट की तरह आकर बैठ जाते हैं on various objects during snowfall. जब बर्फ गिर रही होती है तो बर्फ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सारी चीज़ों पर आके बैठ जाते हैं और वहां पर आके जम जाते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। वॉट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन द पोएम्स? पोइट कहते हैं कि कौन सी जो बर्ड्स होती हैं वो पोएम्स में आमतौर पर दी गई होती हैं। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम? क्या आपको लगता है कि कौवे के बारे में भी कोई पोएम हो सकती है? वॉट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ क्रो? और जब कौवे के बारे में आप सोचते हैं तो आपके माइंड में कैसी इमेजेस आती हैं? तो इसका आंसर है द बर्ड्स यूजली नेम्ड इन द पोएम्स आर नोन फॉर देयर ब्यूटी। आमतौर पर पोएम्स के अंदर जो बर्ड्स यूज होती हैं वो उनकी ब्यूटी, उनकी खूबसूरती के लिए या फिर उनके स्वीट सॉन्ग्स के लिए यूज होती हैं। दे इंक्लूड, और कौन कौन से बर्ड्स की बात हो सकती है पोएम में? नाइटिंगेल्स, कुकूज और स्वैन्स। मोस्टली इनकी इन्हीं बर्ड्स के बारे में पोएम्स होती हैं। लेकिन अ क्रो इज नॉट ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम्स। क्रो को आमतौर पर पोएम में नहीं बताया जाता। क्योंकि बिकॉज इट इज नीदर ब्यूटीफुल, क्योंकि कौवा ना तो खूबसूरत होता है नॉर इट इज अ सॉन्ग बर्ड, और ना ही ये हमें गाना गाकर सुनाता है। द क्रो ब्रिंग्स द इमेजेस ऑफ एविल एंड इल ओमेन टू आवर माइंड। जो कौवा होता है वो बुरी चीज़ों की, बुरे ख्यालातों की हमारे माइंड में इमेजेस बनाता है, इसलिए कौवे को किसी पोएम में यूज नहीं करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। हाउ डज फ्रॉस्ट से हिज मूड हैज चेंज? फ्रॉस्ट कैसे कहते हैं, पोएट कैसे कहते हैं कि उनका मूड चेंज हो चुका है? सॉरो, दुख, एंड डिसअपेयर, निराशा। दुख और निराशा हैड सेटल्ड ऑन द पोइट्स हार्ट। पोइट के हार्ट के ऊपर दुख और निराशा आके बैठ गई है। अ क्रो शुक ऑफ सम स्नो डस्ट फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री ऑन हिम। और अब एक कौवा जो होता है कुछ डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा देता है। इट गेव द पोइट अ सडन थॉट। और ये जो बर्फ उनके ऊपर गिरती है इसकी वजह से उनके अंदर अचानक से एक ख्याल आता है, पोइट के अंदर एक ख्याल आता है। ही टू कुड शेक ऑफ हिज सॉरो। पोइट को भी लगता है कि वो भी अपने दुख को शेक ऑफ कर सकते हैं, दुख को भुला सकते हैं एंड बी फुल ऑफ चीयर वंस अगेन, और दोबारा से खुश हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? व्हाई डज नॉट द पोइट राइट अबाउट a more beautiful tree such as maple or an oak or a pine? यहाँ पर कहा गया है कि पोइट ने हेमलॉक ट्री को क्यों यूज करा है अपनी पोएम में, मैपल, ओक या पाइन के ट्री को क्यों यूज नहीं करा गया है? हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है। द पोइट वांट्स टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर। पोइट क्या चाह रहा है? पोइट
क्रिएट करना चाह रहा है एक एटमॉस्फेयर। कैसा एटमॉस्फेयर? सैडनेस और स्टिलनेस, दुख भरा और एकदम स्टिल, ऐसा एटमॉस्फेयर पोएट क्रिएट करना चाह रहा है। इन सच एन एटमॉस्फेयर, और ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर अ मैपल, एन ओक और अ पाइन वुड हैव लुक्ड आउट ऑफ द प्लेस। ये सारे ट्रीज अच्छे ट्रीज माने जाते हैं क्योंकि पोएट ने एक दुख भरा माहौल बनाया है, तो उसके अंदर वो अच्छे ट्रीज नहीं यूज कर सकता था, इसलिए पोएट ने एक हेमलॉक ट्री को यहाँ पर यूज करा है। आइए इस पोएम का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और पोएम को फिनिश कर लेते हैं। What do the crow and hemlock represent, joy और sorrow? यहाँ पर पूछा गया है कि क्रो और हेमलॉक जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज बताते हैं? जॉय खुशी को बताते हैं या सॉरो दुख को बताते हैं? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree, जो डस्ट ऑफ स्नो है जो क्रो शेक ऑफ कर देता है हेमलॉक ट्री के ऊपर से, डस्ट स्नो जो गिरा देता है हेमलॉक ट्री के ऊपर से, वो किस चीज के लिए यहाँ पर यूज हुई है? द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री, क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो दुख के लिए यूज हुए हैं, ना कि जॉय के लिए। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर डेथ ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किस लिए यूज हुई है? इनर्शिया की डेथ के लिए। हम सब ने पढ़ रखा है इनर्शिया हमारे अंदर एक पावर होती है, वो पावर उसी डायरेक्शन में काम करती है जिस डायरेक्शन में हम उसको काम करवाना चाहते हैं। अगर हम एक्टिव होते हैं तो वो पावर भी एक्टिव हो जाती है, और अगर हम लेजी होते हैं तो वो पावर डीएक्टिवेट हो जाती है। तो डस्ट ऑफ स्नो हमारी इनर्शिया को मार देती है। द क्रोज शेकिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द ट्री स्टैंड्स फॉर रिन्यूड लाइफ, और जो क्रो शेक ऑफ कर रहा है डस्ट ऑफ स्नो को, अपने ऊपर से हिलाकर गिरा रहा है, ट्री के ऊपर से गिरा रहा है, वो एक नई जिंदगी के लिए, एक नई शुरुआत के लिए यूज हुआ है। और यहाँ पर हमारी ये पोएम कंप्लीट हो जाती है। ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये पोएम आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी आपके कुछ डाउट्स हों वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको इसी तरह इंग्लिश के चैप्टर के नोट्स मिलते रहेंगे। इन नोट्स से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत यूज़फुल भी रहेंगे। तो इसी तरह हर चैप्टर, हर पोएम की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और मेरी टीचिंग अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।